हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन. तो बेटा, जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज द इनिशिएशन, यानी कि ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन का स्टार्ट होना आपका इनिशिएशन कहलाता है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा. लेकिन बेटा, दोनों के अंदर कैसे होंगे? ये डिफरेंट होगा. दिस स्टेप प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट but different in nature. डिफरेंट नेचर आ जाएगा वहाँ पे दोनों का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. ठीक है बेटा, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से फैक्टर चाहिए दोनों के लिए, वो हम यहाँ पर कंपेयर करते हुए चलते हैं. तो हम एक तरफ ले लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ ले लेते हैं यूकैरियोटिक सेल को ले लेते हैं. ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखना है. देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा 3 फैक्टर की रिक्वायरमेंट है फॉर द इनिशिएशन, IF3, IF2 और IF1. सबसे पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल रिक्वायर 3 टाइप्स IF का मतलब इनिशिएशन फैक्टर. ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर कौन कौन से बेटा? 3, IF3, IF2 और IF1. इनिशिएशन फैक्टर 3, 2 और 1, ये 3 फैक्टर की रिक्वायरमेंट है. तबकि यूकैरियोट्स रिक्वायर 9 टाइप ऑफ इनिशिएटिंग फैक्टर, रिक्वायर 9 टाइप्स of eukaryotic initiating factor, EIF, that is eukaryotic initiating factor. 9 बेटा कौन कौन से हैं? EIF1, EIF2, EIF3, EIF4. अब बेटा 4 के टाइप हैं, A, B, C और D, 4 टाइप हो गए. उसके बाद में EIF5 और EIF6. तो देखो 1, 2, 3 और 4 ही हो गए, 7, 8 और 9. तो टोटल कितने फैक्टर हो गए बेटा? 9 फैक्टर की रिक्वायरमेंट हो गई. ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया दोनों में कि प्रोकैरियोटिक सेल को 3 फैक्टर चाहिए और यूकैरियोटिक सेल को 9 फैक्टर की रिक्वायरमेंट है. अब बेटा, किस फैक्टर का क्या काम होगा वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले जो फैक्टर काम में आ रहा है वो आपका आ गया IF1. ठीक है, उसके बाद में है IF2 और IF3. ये 3 फैक्टर हैं. अब बेटा, इन 3 फैक्टर का काम क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है. एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा जहाँ पर आपका IF1 काम में आएगा, तो यूकैरियोटिक में वहाँ पर EIF1 और EIF4 फैक्टर काम में आएगा. जहाँ पे 1 काम में आएगा वहाँ पर 1 और 4 काम में आएगा. जहाँ पर बेटा IF2 काम आएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, वहाँ पर 2 के सामने क्या आएगा? 3. तो EIF3, यहाँ पर 2 था, ये यहाँ पर क्या आ गया? 3. जहाँ पर 3 था बेटा वहाँ पर क्या जाएगा? 2. EIF2. ई का मतलब है
यूकैरियोट्स जो ई लगा हुआ है दैट इज फॉर द यूकैरियोट्स। क्लियर होगा। अभी 3 फैक्टर हैं। अब इन 3 फैक्टर के काम क्या हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो काम आएगा इन तीनों में से वो आएगा बेटा IF3। जो फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट होगी फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड इसका, तो बेटा फिर थर्ड यूज किसका आएगा इसका। तो फर्स्ट यूज इसका, सेकंड यूज इसका और थर्ड यूज इसका। तो ये 3 यूज होंगे। IF3 का बेटा काम क्या है, mRNA को बाइंड करना विद द राइबोसोमल स्मॉल यूनिट। राइबोसोम की स्मॉल यूनिट को बाइंड करने के लिए IF3 फैक्टर की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर टू बाइंड द mRNA with small राइबोसोमल यूनिट। राइबोसोम की स्मॉल यूनिट के साथ में बाइंड करने में हेल्प है। ठीक है। दूसरे बेटा दूसरे काम पे आएगा IF2। ठीक है। IF2 का काम क्या होगा, हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट tRNA। फर्स्ट tRNA को बाइंड करने में हेल्प करेगी कहाँ पर, स्टार्ट कोडोन पर। हेल्प टू बाइंड फर्स्ट tRNA ऑन स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन को बाइंड करने में ही हेल्प करता है। और बेटा ये जो फैक्टर है IF2, इसको काम करने के लिए GTP की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। GTPase फैक्टर है। उसके बाद में है IF1। I1 का काम क्या होगा भाई, कि mRNA बाइंड हो चुका है, tRNA बाइंड हो चुका है, स्मॉल यूनिट बाइंड हो चुकी है। अब क्या चीज बच गई यहाँ पर बेटा, राइबोसोम की लार्ज यूनिट बच गई है। तो यहाँ पर हेल्प टू बाइंड लार्ज राइबोसोमल यूनिट। राइबोसोम की लार्ज यूनिट को बाइंड करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और जैसे ही वो बाइंड होगा तो फिर बेटा पूरा का पूरा कम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए 3 फैक्टर उनके काम कि यहाँ पर क्या क्या होगा। इसमें अगर हम बात कर दें तो इनका काम भी लगभग कुछ ऐसे ही होगा। और बेटा जो बाइंडिंग होगी mRNA की और राइबोसोम की, वो इस तरीके से होगी कि जो स्टार्ट कोडोन है, पहला स्टार्ट कोडोन है, वो हमेशा किसके ऊपर लाई करेगा, P साइड के ऊपर लाई करेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट में, द अटैचमेंट टेक प्लेस इन सच ए मैनर स्टार्ट कोडोन कम एट P साइड। जो स्टार्ट कोडोन है वो कहाँ पर आएगा, P साइड के ऊपर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ही आके बाइंड करेगा। अब उसके बाद में बेटा और क्या क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। ये 3 फैक्टर उनके काम हो गए, वो हमने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर IF3 का काम था राइबोसोम की छोटी यूनिट को और mRNA को बाइंड करने का। यूकैरियोट में बेटा IF2 काम करेगा। यहाँ पर IF2 काम कर रहा था, यहाँ पर IF3 काम करेगा। यहाँ पर IF1 काम कर रहा था, यहाँ पर IF1 और 4 काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया इधर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हम लिख दें, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो जो स्मॉल यूनिट है कितने एस होगी, दैट इज 30s। उसके साथ में बाइंड करेगी क्या, mRNA के साथ बाइंड करेगी।
कौन से प्राइम से, 5 प्राइम या फिर 3 प्राइम? जो ये राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट हैं 30S, वो mRNA के 5 प्राइम या 3 प्राइम पे बाइंड करेगी, बताओ। बाइंड एट 5 प्राइम, 5 प्राइम एंड पर बाइंड करेगी, ठीक है। और इसको बाइंड करने के लिए कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी? अभी बताया था रिक्वायर IF3, तो कौन सा फैक्टर रिक्वायर होगा? रिक्वायर IF3 फैक्टर। यहां पर वही स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम कितने इस बेटा? 40S, ठीक है। किसके सामने बाइंड करेगी? विथ mRNA। कौन से प्राइम पे? एट 5 प्राइम एंड। अच्छा ये बताओ कि जी कैप कहां पर प्रेजेंट होगी? दोनों में या सिर्फ एक में? यूकैरियोट्स में होगी, प्रोकैरियोटिक में जी कैप क्या होगी? एब्सेंट। और इसको बेटा बाइंड करने के लिए कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायर EIF2 फैक्टर। EIF2 फैक्टर इज रिक्वायर्ड। ये फैक्टर यहां पर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जो mRNA कहां पे? प्रोकैरियोटिक सेल में, वहां पर राइबोसोम को बाइंड करने के लिए बेटा जी कैप नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो इसलिए ना तो वहां पर जी कैप चाहिए और ना ही पॉली ए टेल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर mRNA के ऊपर एक सीक्वेंस होती है, दैट इज नोन एज द साइन डेलगर्नो सीक्वेंस। mRNA हैव साइन डेलगर्नो सीक्वेंस। साइन डेलगर्नो सीक्वेंस होगी। और ये जो जो साइन डेलगर्नो जो सीक्वेंस है, दैट इज AGGU। एक सीक्वेंस है दैट इज साइन डेलगर्नो सीक्वेंस, और इस साइन डेलगर्नो सीक्वेंस कौन सी? दैट इज AGGU। इस सीक्वेंस को हम साइन डेलगर्नो सीक्वेंस बोलते हैं। क्या ये सीक्वेंस यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी? नहीं, दिस सीक्वेंस इज एब्सेंट इन द यूकैरियोट्स। दिस सीक्वेंस इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। बेटा क्योंकि यूकैरियोट्स में तो क्या है? जी कैप प्रेजेंट है, बिकॉज यूकैरियोट्स हैव जी कैप है। और ये जी कैप किस में हेल्प करती है? हेल्प इन द अटैचमेंट, विच हेल्प इन अटैचमेंट, जो अटैचमेंट में हेल्प। और यहाँ पर बेटा जो ये साइन डेलगर्नो सीक्वेंस थी, ये हेल्प करेगी किस में? अटैचमेंट में हेल्प करेगी। दिस साइन डेलगर्नो सीक्वेंस हेल्प इन अटैचमेंट, ठीक है। ये अटैचमेंट में हेल्प करेगी। तो यहां पर अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगी? साइन डेलगर्नो। और यहां पर कौन हेल्प करेगी? बोलो, जी कैप, ठीक है। जो 5 प्राइम जी कैप है वो बाइंडिंग में हेल्प करेगी। अब कैसे वो बाइंडिंग में हेल्प करती है वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। अब देखो mRNA, ये मैं बना दूंगी दिस वन इज द mRNA। पोलैरिटी लिख दो 5 प्राइम 3 प्राइम। यहां पर बेटा mRNA के ऊपर होगी कौन सी? साइन डेलगर्नो सीक्वेंस होगी AGGAGGU।
इसके ऊपर क्या चीज आके बाइंड कर रही है, राइबोसोम आके बाइंड करने लग रहा है छोटी यूनिट का, तो दैट स्मॉल यूनिट हैव द एंटी साइन डेल्गनो। ये तो कौन सी थी, साइन डेल्गनो सीक्वेंस थी। इसके जस्ट अपोजिट यहां पर क्या मिलेगी, ए के अपोजिट में क्या आएगा, ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में क्या लिखूं, यू, सी सी यू सी सी, और यहां पर क्या लिख दूं, ए। ये सीक्वेंस राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगी जो यहां पर इसको बाइंड करने में हेल्प करेगी, एंड दैट इज नोन एज द एंटी साइन डेल्गनो सीक्वेंस, ASD, दैट इज एंटी साइन डेल्गनो सीक्वेंस। फुल नेम नहीं लिख रहा हूं। कौन से बॉन्ड से अटैच होगी बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगी। इनके बीच में H बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जिनको बाइंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अटैचमेंट हो रहा है उसके लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, IF फैक्टर 3 चाहिए। यहाँ पर अटैच होने के लिए IF थर्ड फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। इस यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30s है। इसमें बेटा कितने एस आर मिलेगा, 30s में 30s है द 16s RRNA। बताया था ये पहले। और ये जो 16s RRNA है उसी के ऊपर क्या होती है, ASD एंटी साइन डेल्गनो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो ASD एंटी साइन डेल्गनो सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन 16s RRNA, इसके ऊपर ये प्रेजेंट हो, ठीक है, जो बाइंडिंग में हेल्प कर रही है mRNA से। लेकिन हमें तो पता कि यूकैरियोटिक में ये चीज़ क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, mRNA यहाँ पर 5 प्राइम पर क्या होगी, G कैप होगी, ये 3 प्राइम हो गया। अब बेटा यहाँ पर जो राइबोसोम आके जो बाइंड करेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हेड एंड कैप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ठीक है। ऐसी एक दोनों की एंटागोनिस्टिक होती है जो एक दूसरे में फिट हो जाती है, तो यहाँ पर ये आके बाइंड करेगी। तो इसलिए यहाँ पर एंटी साइन डेल्गनो सीक्वेंस थी और यहाँ पर नहीं होती। तो ये जो रीजन है वो यहाँ पर आके अटैचमेंट में हेल्प करेगा। तो दिस रीजन हेल्प इन अटैचमेंट, ये जो रीजन है वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा। इधर फैक्टर कौन सा चाहिए था, लिखा था हमने IF3, यहाँ पर कौन सा आया बेटा, दैट इज EIF2। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट स्टेप है 6th स्टेप। अभी तक जो हमारा mRNA था वो राइबोसोम की छोटी यूनिट के साथ में बाइंड कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट है कि जो tRNA है वो बाइंड करेगा किस पे, mRNA के ऊपर। देखो कैसे, ये हमारा mRNA 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर हमारे कोडोन थे, स्टार्ट कोडोन AUG, और यहाँ पर दूसरे नॉर्मल कोडोन आ गए थे GAG वगैरह। कैसे यहाँ पर बेटा राइबोसोम की छोटी यूनिट आके बाइंड कर गई थी, यहाँ पे साइन डेल्गनो सीक्वेंस थी, यहाँ पर एंटी साइन डेल्गनो सीक्वेंस। अब ये जो स्टार्ट कोडोन आएगा वो किसके ऊपर आएगा, P साइड पर, और जो अगला कोडोन आएगा वो किस पे आएगा, A साइड पर, ठीक है। अब ये अटैचमेंट हो चुके हैं। अब इसके बाद में बेटा आता है क्या, tRNA आता है। इसके बाद में क्या आएगा, tRNA आता है। और जो tRNA आएगा वो सबसे पहला किस साइड पर आएगा, दिस वन इज द tRNA,
जो एंटी कोडोन होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। ए है तो यहाँ पर क्या जाएगा यू, यू है तो यहाँ पर क्या आएगा ए, और जी है तो बेटा क्या आएगा सी। और यू ए सी वाला जो होगा एंटी कोडोन दैट विल कैरी द विच अमीनो एसिड दैट इज 4-माइल मिथ्योनिन, 4-माइलेटेड मिथ्योनिन को वो कैरी आउट करेगा। तो इनिशियल जो अमीनो एसिड है, इनिशियल अमीनो एसिड इज 4-माइलेटेड मिथ्योनिन, 4-माइलेटेड मिथ्योनिन है जो यहाँ पर आके बाइंड कर गया है कोडोन पर। अब बेटा इसको बाइंड होने के लिए यहाँ पर किसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? रिक्वायर IF2 फैक्टर, यहाँ पर रिक्वायर IF2 फैक्टर रिक्वायर होगा। और ये जो IF2 फैक्टर इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर जीटीपी, जीटीपी की एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर, यहाँ पर काम में आ गया। इसका जस्ट अपोजिट बेटा इधर क्या हो जाएगा कि जो पहला टीआरएनए आएगा वो कौन सा लेके आएगा? फर्स्ट अमीनो एसिड इज नॉन 4-माइलेटेड मिथ्योनिन, नॉन 4-माइलेटेड मिथ्योनिन। आप सिंपल मिथ्योनिन भी बोल सकते हो और आप इसको 4-माइलेटेड मिथ्योनिन भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। काम करने के लिए यहाँ पर बेटा कौन सा फैक्टर चाहिए? अगर यहाँ पर 2 है तो इधर कौन सा आएगा? रिक्वायर EIF3 फैक्टर। और इसको भी कौन से एनर्जी चाहिए? रिक्वायर जीटीपी एनर्जी। जीटीपी एनर्जी की यहाँ पर क्या होगी? रिक्वायरमेंट। क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट वन स्टेप आ जाएगा, दैट इज 7th स्टेप, जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, दैट इज अटैचमेंट ऑफ द लार्ज राइबोसोमल यूनिट। अब लास्ट स्टेप आ गया हमारा 7th स्टेप, स्टेप है दैट इज अटैचमेंट ऑफ लार्ज राइबोसोमल यूनिट। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 50S, और यहाँ पर कौन सी आएगी? बोलो, अगर 50 है तो इधर कौन सी आएगी? 60S। तो अटैचमेंट ऑफ 60S यूनिट। अब यहाँ पर बेटा कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी अटैचमेंट के लिए? बताया था रिक्वायर फैक्टर, रिक्वायर IF1। यहाँ पर कौन सा था? रिक्वायर EIF1 और EIF2, 4 की रिक्वायरमेंट इधर हो जाएगी, ठीक है। अब कम्प्लेक्स कैसे बनेगा वो हमें पहले ही पता है कि कैसे बाइंड होगा। हमारे पास में ये कम्प्लेक्स था, फाइव प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर राइबोसोम आके बाइंड कर गया था, P यहाँ पर A, यहाँ पर एंटी साइंडल गर्नो, यहाँ पर साइंडल गर्नो, और यहाँ पर हमारा पहला टीआरएनए आ गया था, फर्स्ट टीआरएनए आ गया था। कौन सा अमीनो एसिड लेके आया था? दैट इज 4-माइलेटेड मिथ्योनिन। ऐसे दिखा दूं यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बेटा राइबोसोम की लार्ज यूनिट आके बाइंड करेगा। ये लार्ज
बाइंड हो गई किसके साथ में, स्मॉल के साथ में, और बीच में जो एक खाली कैविटी यहाँ पर क्या गई है, mRNA। दोनों यूनिट को बाइंड करने के लिए कौन से आयन की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम आयन। Mg2 पॉजिटिव आयंस आर required to bind the both ends, दोनों यूनिट को बाइंड करने के लिए जो। अब होगा क्या कि देखो यहाँ पर दो है P, तो ये जो tRNA वो कहाँ पर आएगा बेटा, इस P में आ गया, और जो ये है A वाला वो हमारा क्या भी फ्री है, तो A P, तो यहाँ पर बेटा कौन सा जाएगा, दैट इज P साइड। तो ये पूरा पूरा हमारा कम्प्लेक्स यहाँ पर डेवलप हो चुका है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होगा, बोलो क्लियर है ये नहीं है। जहाँ पर हमने यहाँ पर बोला है भाई 50 है, दिस वन इज द 50s, ये कितना है 30s, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60s, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 40s। बाकी की चीज़ें सेम रहेगी, यहाँ पर फॉर्माइलेटेड मिथोनिन है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सिंपल मिथोनिन हो जाएगा, बाकी की चीज़ें सेम। बोलो भाई यहाँ पर इनिशिएशन तक अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो बेटा ये था इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट ट्रांसलेशन विद द एलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन। आई होप आपको इनिशिएशन कंप्लीट होगा, क्लियर होगा। यहाँ पर हमने सारे के सारे फैक्टर्स डील कर लिए हैं, और साथ के साथ हमने डिफरेंसेस भी देख लिया बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। आई होप चीज़ें आपको शायद क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।